नमस्कार साथियों, आज की हम इस ज्योग्राफी के लेक्चर में देखेंगे हमारे अगले बिंदु को। विगत लेक्चर में हमने देखा था सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण। आज का हमारा जो बिंदु रहेगा, इस बिंदु का नाम है पृथ्वी पर जलवायु कटिबंध। जो नया जोड़ा गया है काफी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर जलवायु कटिबंध, पृथ्वी पर जलवायु कटिबंध। अब देखिए क्या है जलवायु कटिबंध, क्या है जलवायु। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि जलवायु कटिबंध क्या होते हैं, जलवायु क्या होती है, मौसम क्या होता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि विश्व में पृथ्वी पर कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और फिर इसके बाद में देखेंगे क्लासिफिकेशन कि जलवायु का वर्गीकरण किसने और किस आधार पर किया है। तो साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करें तो हम शब्दावली पर चलते हैं और सबसे पहले चर्चा करते हैं जलवायु की। जलवायु क्या होती है। देखिए, जलवायु समझने से पहले हम समझेंगे मौसम क्या है। मौसम क्या है। मौसम और जलवायु समान ही होते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है, इसलिए हमें मौसम को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए मौसम क्या है। किसी स्थान पर बनने वाली अल्पकालिक मौसमी दशाओं को मौसम कहा जाता है। अब देखिए मौसम क्या होता है। दो चीजें तथ्य निकल करके आ रहे हैं। मौसमी दशाएं अर्थात किस प्रकार की कुछ घटनाएं हैं जो मौसम कहलाएंगी, किस प्रकार की कुछ जो घटनाएं हैं जो जलवायु कहलाएंगी। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं किसी स्थान विशेष पर बनने वाली जो परिस्थितियां हैं जो कैसी हैं, अल्पकालिक हैं, क्षणिक हैं, कम समय के लिए बनती हैं। तो ध्यान देंगे मौसम एक वह होता है जिसमें कम क्षेत्र पर सीमित क्षेत्र है, और इस पर बनने वाली अल्पकालिक जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को क्या कहा जाता है, मौसम कहा जाता है। ये कुछ स्थिति आप देख भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं। अगर हम इसकी बात करें तो मान लीजिए ये चक्रवात है, या फिर आंधी हो सकती है, या फिर तूफान हो सकता है, या फिर बादल हो सकते हैं। सीमित क्षेत्र हो, किस प्रकार का, अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो यह क्षेत्र सीमित हो। सीमित क्षेत्र पर बनने वाली ऐसी जो घटनाएं हैं जिनको हम मौसम कहा जाता है या मौसमी घटनाएं कहलाती हैं। चक्रवात का आना, आंधियों का चलना, तूफानों का उत्पन्न होना, बादलों का बनना, वर्षा का होना, बादलों का समाप्त हो जाना, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं इनको कहा जाता है मौसमी घटनाएं या मौसमी दशाएं। इनका जो एक युग्म होता है, इनका एक जो समूह होता है, इस समूह का सीमित क्षेत्र पर और कम समय के लिए बनना ही मौसम कहलाता है। तो यह स्थिति होती है, सीमित क्षेत्र होता है तथा अल्पकाल होता है। अल्पकाल, और इस अल्पकाल को हम कह सकते हैं क्षणिक। इस समय के लिए और कम क्षेत्र पर बनने वाली या छोटे क्षेत्र पर बनने वाली ऐसी मौसमी दशाओं को मौसम कहा जाता है। तो साथियों, फिर जलवायु क्या है, तो हम देखेंगे जलवायु के बारे में। जलवायु क्या होती है, तो यहां से हम ध्यान दें, जलवायु के बारे में चर्चा करें और अपने बिंदु पर आते हैं, और हमारा बिंदु है जलवायु। आगे भी ये पुनः उपयोग में होगा। मौसम क्या है, जलवायु क्या है। तो देखिए मौसम हम देख चुके हैं, जलवायु के बारे में चर्चा करते हैं। जलवायु क्या होती है, किसी स्थान पर, और स्थान कैसा होगा, किसी स्थान का अगर हम समझ लेंगे तो किसी स्थान वो जो कि स्थान व्यापक होगा। तो किसी स्थान पर
या व्यापक क्षेत्र पर बनने वाली दीर्घकालिक और दीर्घकाल में भी हम संबंध रखें तो 30 से 35 वर्ष, वह अवधि जो लगभग 30 से 35 वर्ष के बीच हो, कम से कम ऐसी दीर्घकालिक अवधि की मौसमी परिस्थितियां या मौसमी परिस्थितियां या मौसमी घटनाएं जलवायु कहलाती हैं। ध्यान रखिए यहां भी दो तथ्य निकल करके आ रहे हैं, एक है दीर्घकाल और एक है व्यापक क्षेत्र। तो व्यापक क्षेत्र पर बनने वाली ऐसी मौसमी घटनाएं जिनका एक योग लंबे समय तक होता है, ऐसी घटनाओं को जलवायु के नाम से जाना जाता है। पुनः ध्यान देंगे, यहां से समझने का फिर प्रयास करेंगे। अगर हमने एक व्यापक क्षेत्र लिया, जैसा हमने मौसम देखा था उससे हमने कई गुना बड़ा क्षेत्र लिया है, तो यह व्यापक क्षेत्र होगा। और इस व्यापक क्षेत्र पर हम देख चुके हैं, इस व्यापक क्षेत्र पर बनने वाली जो अवस्थाएं हमने देखी, बादलों का बनना, वर्षा का होना, आंधी चक्रवात तूफानों का आना, वर्षा होना, बादलों का बनना, चक्रवात, तूफान आदि आदि जो हमने सभी घटनाएं मौसम के साथ देखी थी, वही घटना जब एक लंबी अवधि से चली आ रही हो, एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करते हो, ऐसी घटनाओं को कहा जाता है जलवायु। तो ऐसे में इसका जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है तथा समय होता है वो दीर्घकाल होता है। तो दीर्घकाल के लिए और दीर्घकाल का अगर संबंध हमने देखा है तो 30 से 35 वर्ष की जो अवधि है, ऐसी घटनाएं जिस ऋतु में, जिस समय, जिन महीनों में लगातार बनती आ रही हो, वह वहां की जलवायु का द्योतक होती है, जलवायु का सूचक होती है या जलवायु कहलाती है। साथियों समझ पाए होंगे, मौसम किसी सीमित क्षेत्र पर बनने वाली अल्पकालिक मौसमी घटनाओं को, मौसमी दशाओं को मौसम कहा जाता है। वहीं जलवायु किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखें, जलवायु किसी व्यापक क्षेत्र पर बनने वाली दीर्घकाल की मौसमी घटनाएं जलवायु कहलाती हैं। अब हम यहां देखें, मौसम और जलवायु हमने तत्व समान देखे हैं, लेकिन जलवायु और मौसम में अंतर है, यह हम जान चुके हैं। तो सामान्य सी बात तथ्य आता है कि मौसम और जलवायु में समान ही तत्व हैं। तो तत्व कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हमारा नेक्स्ट जो बिंदु है वह है जलवायु और मौसम को प्रभावित करने वाले तत्व। तो मौसम व जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व या कह सकते हैं कारक, जिनसे जलवायु व मौसम का निर्माण होता है, अर्थात जिनसे मौसम व जलवायु बनते हैं। तो यहां ध्यान देंगे इन कारकों का, अर्थात मौसम जलवायु का निर्माण करने वाले तत्वों का। तो कौन कौन से तत्व होते हैं देखते चले, कौन कौन से तत्वों से मिलकर के मौसम बनता है, कौन कौन से तत्वों से मिलकर जलवायु बनती है। दोनों के समान तत्व हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है, मौसम व जलवायु दोनों के तत्व समान होते हैं। और उन तत्वों में पहला बिंदु आता है हमारा तापमान, टेम्परेचर आता है, तापमान। नेक्स्ट बिंदु आता है हमारा वर्षा। वर्षा ही के साथ में हम एक बिंदु को साथ देख लेते हैं, इसको कहा जाता है आर्द्रता। आर्द्रता के द्वारा वर्षा होती है, तो आर्द्रता और वर्षा। फिर आगे हम देखें तो इसका अगला बिंदु आता है वायुदाब, और वायुदाब के बाद आता है पवने।
साथियों ये विस्तृत जानकारी हम ले चुके हैं। वायु दाब क्या होता है, पवनें क्या होती हैं, वर्षा क्या होता है, तापमान क्या होता है, ये विगत क्लासों के साथ आप विस्तार के साथ जान चुके हैं। इस आधार पर जलवायु बनती है, इस आधार पर मौसम बनता है। तो साथियों मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं तापमान, आर्द्रता, वायुदाब और पवनें। विस्तार के साथ जानने के लिए आप हमारी विगत क्लासों को एक बार वॉच आउट करें, निश्चित रूप से इसको विस्तार से समझ पाएंगे। अब आगे हम देखें कि अगर मौसम व जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं तो इनसे आधारित कुछ दृश्य और दृश्यावली हमें परिलक्षित होती है, धरातल पर कुछ विविधता हमें दिखाई पड़ती है। वो विविधता किस प्रकार से दिखाई पड़ती है, देखिए सामान्यतः अगर किसी भी स्थान पर हम वनस्पति देखते हैं तो उस वनस्पति में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, वर्षा और तापमान का होता है। अभी हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से होता है। तो तापमान और वर्षा के कारण से वनस्पति में विविधता आती है। तो वनस्पति की विविधता अर्थात किसी स्थान पर किस प्रकार की वनस्पति होगी, पेड़ पौधे होंगे, वह वहां पाए जाने वाले तापमान और वर्षा की उपस्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। तो जिस स्थान पर हम दृश्य रूप में जिस चीज को वनस्पति को देखते हैं वहां की हम जलवायु का या वहां पाए जाने वाले जलवायुगत परिस्थितियों का अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए जिस स्थान की वनस्पति जिस प्रकार की होती है वहां पर पाया जाने वाला तापमान और आर्द्रता इसका सूचक होता है कि जिस स्थान पर वर्षा ज्यादा होती होगी, तापमान भी अधिक रहता होगा, तो वहां सघन वन रहते होंगे, सघन वन होंगे तो सदाबहार वन रहते होंगे। जहां वर्षा कम रहती होगी लेकिन तापमान अगर अधिक ऊंचे रहते होंगे तो निश्चित रूप से वहां वनस्पति होगी, मरुद्भिद होगी, कटीली वनस्पति होगी या झाड़ी के रूप में वनस्पति पाई जाएगी। तो जिस स्थान की हम वनस्पति को देखते हैं वहां की जलवायुगत परिस्थितियां हमें परिलक्षित होती हैं, दिखलाई पड़ते हैं। तो ये हमारे सामने किसी भी स्थान की जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से देखने की एक तथ्यात्मक स्थिति है कि जिस भू क्षेत्र पर, जिस व्यापक क्षेत्र पर वनस्पति की एक समानता दिखाई देती है वही क्षेत्र एक प्रकार का जलवायु वर्ग बन जाता है, जलवायु का क्षेत्र बन जाता है। इस आधार पर संपूर्ण धरातल पर कितने जलवायु के वर्ग हो सकते हैं यह वहां तय करता है वहां पाई जाने वाली वनस्पति, और वनस्पति की निर्भरता होती है वहां की पाई जाने वाली वर्षा की मात्रा और तापमान की उपस्थिति। इस आधार पर वनस्पति का निर्माण होता है और वनस्पति का निर्माण एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर भिन्नता आती है तो जलवायु का क्षेत्र बदल जाता है या जलवायु में विविधता आ जाती है। अब साथियों हम चर्चा करेंगे कि जलवायु है तो इस जलवायु के क्षेत्र कौन कौन से बनेंगे। तो जलवायु के क्षेत्रों के लिए हम विश्व स्तर पर देखें तो हमारे बिंदु के अनुसार वर्गीकरण जो दिया गया है वो है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर वनस्पति वर्षा और तापमान के आधार पर जलवायु बन रही है तो ये जलवायु किस क्षेत्र में और किस प्रकार से बनेगी। तो साथियों हम हमारे अगले बिंदु की ओर चलते हैं और ये बिंदु है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। अब साथियों देखेंगे कोपेन ने जो अपना जलवायु वर्गीकरण दिया उस जलवायु वर्गीकरण के कुछ प्रमुख आधार रखे और वो आधार क्या क्या थे ध्यान दीजिए। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण था ये जलवायु वर्गीकरण कहलाता है आनुभाविक जलवायु वर्गीकरण। क्यों कहलाता है तो ध्यान दीजिए कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण दिया था वो एक विद्वान हुए डी कैंडाल। डी कैंडाल एक विद्वान हुए, ये थे अमेरिकन, अर्थात हम कह सकते हैं ये अमेरिका के थे। इन्होंने डी कैंडाल ने विश्व में एक वनस्पति मंडल दिया, अर्थात वनस्पति के बारे में बताया। वनस्पति मंडल में पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति की विविधता का उल्लेख किया।
विविधता का उल्लेख किया। ये जो साथियों विविधता का उल्लेख किया गया ये 1874 में किया गया था, अर्थात डी कैंडाल ने अपना जो वनस्पति मंडल दिया, ये वनस्पति मंडल 1874 में दिया जाता है। याद रखिए 1874 में पहली बार वनस्पति मंडल के रूप में धरातल पर पाई जाने वाली वनस्पति में विविधता को लेकर के आता है। इसी को ध्यान में रख करके कोपेन ने, अर्थात इस वनस्पति मंडल को ध्यान रखकर कोपेन ने, वनस्पति मंडल को ध्यान रखकर कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया, अर्थात कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है साथियों वो किस पर आधारित है? कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है डी कैंडाल के वनस्पति मंडल पर आधारित है। अर्थात जिस स्थान पर यह बताया गया था कि वनस्पति की जो विविधता पाई जाती है उस वनस्पति की विविधता के अनुसार ही जलवायु के क्षेत्र बनते हैं, क्योंकि दोनों के कारक समान थे। हमने देखा तापमान और वर्षा के अनुसार वनस्पति की उत्पत्ति होती है और उस वनस्पति के आधार पर ही वहां का तापमान और वर्षा पाई जाती है। जैसा हम फॉर एग्जांपल में देख चुके हैं कि जिस स्थान पर अगर तापमान अधिक रहता होगा, वर्षा अगर अधिक होती होगी, तो उस स्थान की जो वनस्पति है वो सदाबहार वनस्पति रहती होगी। लेकिन हमने एक स्थिति देखी कि जहां तापमान तो ज्यादा रहते हैं लेकिन वर्षा नगण्य के बराबर होती है या नहीं के बराबर होती है या अत्यल्प होती है, वहां वनस्पति का अभाव पाया जाता है। वहां जो वनस्पति होगी मरुद्भिद वनस्पति होगी, और मरुद्भिद वनस्पति है तो वहां वर्षा की मात्रा कम तो तापमान अधिक है। तो जिस प्रकार से तापमान वर्षा की जो उपस्थिति है वनस्पति को प्रभावित करती है, वनस्पति मंडल जितने थे उतने ही वनस्पति मंडल के साथ में जलवायु के वर्गीकरण कर दिए गए। तो कोपेन ने अपना प्रथम जो जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया वो वनस्पति मंडल के आधार पर किया, और इस आधार पर कोपेन ने 5 जलवायु के वर्गीकरण किए। 5 जलवायु वर्गीकरण किया। अब 5 जलवायु वर्गीकरण किया तो कौन कौन सा था और किस आधार पर था, अब देखेंगे हम ये जलवायु वर्गीकरण की स्थिति को। कोपेन के अनुसार, कोपेन के अनुसार जलवायु के प्रमुख निर्धारक तत्व, प्रमुख निर्धारक तत्व, अब के कौन कौन से तत्व थे जिनके आधार पर इसने अपनी जलवायु का वर्गीकरण किया। वनस्पति को तो ध्यान में रखा, लेकिन वनस्पति जिन तत्वों से मिलकर के बनी है इस आधार पर इसने 2 तत्वों को प्रमुखता दी, और एक था तापमान और दूसरा था वर्षा। तापमान व वर्षा को आधार मान करके इसने अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इस आधार पर वनस्पति का निर्माण होता है, तापमान व वर्षा के आधार पर वनस्पति का निर्माण होता है, और वनस्पति का जब निर्माण होता है तो वनस्पति को किसी भी स्थान पर हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है आनुभाविक जलवायु वर्गीकरण कहलाता है। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किस प्रकार का वर्गीकरण है, तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आनुभाविक जलवायु वर्गीकरण का उदाहरण है। तो याद रखिए आनुभाविक क्यों है, क्योंकि वनस्पति को किसी भी स्थान पर देखा जा सकता है, इसलिए उसको आनुभाविक जलवायु वर्गीकरण कहा जाता है। अब इसने कोपेन ने अपने जो 5 जलवायु वर्गीकरण दिए, 5 जलवायु वर्गीकरण, 5 जलवायु वर्गीकरण, इस 5 जलवायु वर्गीकरण में इसने अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों का उपयोग किया, और वो ए, बी, सी, डी व ई प्रकार के 5 तत्व रखे। अर्थात 5 प्रकार की जलवायु, एक में ए प्रकार की जलवायु होगी, एक में बी प्रकार की जलवायु होगी, एक में सी प्रकार की जलवायु होगी, एक में डी प्रकार की जलवायु होगी, तो एक में ई प्रकार की जलवायु होगी। ये 5 प्रकार की जलवायु संपूर्ण पृथ्वी पर आच्छादित है, पाई जाती है, इससे संबंधित ही वनस्पति पाई जाती है। आगे चर्चा करें तो ये 5 जलवायु वर्गीकरण जो प्रस्तुत किए गए हैं साथियों, यहां इनका जो संबंध है वो संबंध किससे है, तापमान व वर्षा से संबंध है।
अब यहां ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान देंगे तापमान में किस जलवायु को शामिल किया गया है और वर्षा में किस जलवायु को शामिल किया गया है। तो तापमान में अंग्रेजी के जो अक्षर काम में लिए उनमें से ए, सी, डी व ई ताप आधारित जलवायु क्षेत्र होगा। वर्षा आधारित जलवायु क्षेत्र में इसने काम में लिया, ये बी को सूचित करता है, बी शब्दावली को लिया है, अर्थात बी का संबंध है वर्षा की न्यूनता, वर्षा की न्यूनता। वर्षा की न्यूनता है तो इस जलवायु को कहा जाता है शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु। दोनों ही शब्द आ सकते हैं। बी का संबंध किससे है? बी का संबंध शुष्क जलवायु से है, बी का संबंध वर्षा की अल्पता से है। और जब अल्पता की बात हो जाती है तो यहां अल्पता की मात्रा भी पूछ ली जाती है। जिस जलवायु क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वह क्षेत्र अल्प वर्षा क्षेत्र में शामिल होता है या न्यून वर्षा क्षेत्र में शामिल होता है। तो साथियों इसका संबंध किससे हुआ? इसका संबंध हुआ जल की मात्रा, वर्षा की मात्रा या आर्द्रता के साथ हुआ। तो वर्षा की मात्रा जहां कम होती है उस जलवायु को बी के साथ सूचित किया जाता है तथा बाकी को तापमान के साथ सूचित किया जाता है। अब इस आधार पर इसने ए, बी, सी, डी व ई जो शब्दावली काम में ली है इसको कौन कौन से क्षेत्र के साथ परिलक्षित किया है बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जहां जहां ए, बी, सी, डी व ई नाम आते हैं इनका अर्थ क्या होता है या किस प्रकार की जलवायु को सूचित करते हैं। तो याद रखें इस जलवायु को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इस जलवायु को ए जहां भी नाम आएगा अपने जहन में ये शब्दावली का अर्थ घूम जाना चाहिए कि ए नाम है तो निश्चित रूप से उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु होगी। अब यहां हम चर्चा करेंगे कि इसका विस्तार कहां तक होगा, किस प्रकार से होगा। कोपेन के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी पर जलवायु कहां पाई जाती है उसकी भी व्याख्या करेंगे। इस जलवायु को उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु को साथियों हम देखें तो इसका नाम भी दिया जाता है मेगाथर्म नाम दिया जाता है। यहां मैं इसके नाम भी लिख देता हूं मेगाथर्म। अगर ये नाम न देकर के ये पूछ लिया जाए कि कोपेन की जलवायु के अनुसार मेगाथर्म जलवायु को सूचित करता है तो ए है वो मेगाथर्म जलवायु को सूचित करता है। नेक्स्ट हम बात करें बी की तो हम देख चुके हैं बी का संबंध किससे है? वर्षा की अल्पता से है, न्यूनता से है। इस जलवायु को कहा जाता है शुष्क जलवायु। तो यहां बी का संबंध होगा शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु। लेकिन याद रखिए शुष्क जलवायु को हम दूसरा भी कह सकते हैं जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, सामान्यतः मरुस्थल होता है और इस जलवायु को हम मरुस्थलीय जलवायु भी कह सकते हैं। लेकिन इस बी शब्दावली के लिए जो इसने काम में लिया इसको कहा जाता है जेरोथर्म जलवायु, जेरोथर्म जलवायु। अब देखिए जेरोथर्म याद करने की कोई जरूरत तो नहीं है, हम जानते हैं जेरोफाइट वनस्पति होती है जिसको मरुद्भिद वनस्पति कहा जाता है, मरुस्थलों में मिलती है। तो सामान्यतः नाम याद रह सकता है जेरोथर्म जलवायु कौन सी होगी? बी को सूचित करेगी। अब यहां बात आती है सी और डी की। तो सी को कहा जाता है, सी जलवायु का जो नाम है मुख्य रूप से ध्यान देंगे, सी जलवायु का जो नाम है इसको कहा जाता है आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। साथियों अगर हम इसकी बात करें तो इसको कहा जाता है मेसोथर्म, इसको कहा जाता है मेसोथर्म जलवायु, मेसोथर्म जलवायु। देखिए जिसमें आर्द्रता है, यहां देखिए आर्द्रता है, आर्द्रता के लिए मेसोथर्म काम आता है। तो ऐसी जलवायु जो मध्य अक्षांशों में है, देखिए ये भी ध्यान देंगे शीतोष्ण शब्द आया है तो शीतोष्ण कटिबंध का संबंध आते ही अपने जहन में कर्क रेखा, मकर रेखा से 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री जो अक्षांश है उनका माइंड में चित्र बन जाना चाहिए था, क्योंकि हम देख चुके हैं कटिबंध, साथ में हम देख चुके हैं वायुदाब की पेटियां।
तो निश्चित रूप से जब शीतोष्ण कटिबंध का नाम आया तो मध्य अक्षांश होंगे, इसलिए इस जलवायु को कहा जाता है मध्य अक्षांशीय जलवायु। लेकिन मध्य अक्षांशीय जलवायु में साथियों आर्द्रता की उपस्थिति ज्यादा होती है, मैदानी क्षेत्र में उपस्थिति होती है, शीत वहां मृदु होती है, इसलिए इस जलवायु को नाम दिया जाता है आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु या मेसोथर्मिक जलवायु। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो नेक्स्ट हमारी जो जलवायु का प्रकार है डी प्रकार की जलवायु है। इस डी प्रकार की जलवायु को कहा जाता है जहां गर्मियां अल्प होती हैं, गर्मियों में गर्मियां कम लेकिन सर्दियां भी मृदु होती हैं, मीठी होती हैं, कह सकते हैं हम सर्दियां भी कम होती हैं लेकिन गर्मियां भी कम होती हैं, तो यह भी मध्य अक्षांशीय जलवायु होगी। इस मध्य अक्षांशीय जलवायु को कहा जाता है आर्द्र अल्पतापीय जलवायु। आर्द्र अल्पताप, अल्पताप क्यों होगा अभी चर्चा करेंगे। अल्प तापीय जलवायु साथियों मध्य अक्षांशों में ही होगी, निश्चित रूप से शीतोष्ण कटिबंध के बीच ही होगी, लेकिन वह भाग जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में तो आते हैं लेकिन पहाड़ी भाग होने के कारण वो ठंडे होते हैं। अर्थात जो जो हम धरातल से वायुमंडल में ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो तापमान और दाब दोनों ही घट जाते हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य ऊंचाई वाले भाग जो कि सामान्यतः पहले तो शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं तो उष्मा का प्रभाव कम रहता है, फिर कुछ धरातल से ऊंचाई होने के कारण वहां गर्मियां कम होती हैं, इसलिए जिस क्षेत्र में अल्प ताप होता है मध्य अक्षांशों की वह जलवायु कहलाती है आर्द्र अल्पतापीय जलवायु, जिसको डी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस जलवायु को माइक्रोथर्म के नाम से जाना जाता है। माइक्रोथर्म जलवायु अर्थात डी जलवायु कह सकते हैं या इसी को कह सकते हैं माइक्रोथर्म जलवायु। माइक्रो संक्षिप्त या सूक्ष्म जलवायु, तो ये क्षेत्र सूक्ष्म बनते हैं जो मध्य अक्षांशों में है, शीतोष्ण कटिबंध में है लेकिन पहाड़ी क्षेत्र है, तो ऐसे स्थान जहां पर अल्प ताप होता है, कम ताप होता है, ये क्षेत्र बहुत सीमित पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है माइक्रोथर्म जलवायु। अब आगे हम बात करें तो सी प्रकार ई प्रकार की जो जलवायु है, ई प्रकार की जलवायु को कहा जाता है शीत जलवायु या शीत ध्रुवीय जलवायु। शीत जलवायु या शीत ध्रुवीय जलवायु। शीत ध्रुवीय जलवायु साथियों यहां से आपको पता चल रहा होगा कि शीत ध्रुव की बात हो रही है तो ध्रुव की जो उपस्थिति है वो कहां पाई जाती है। हम दोनों ही गोलार्धों में देख चुके हैं कि ध्रुव में स्थिति 90 डिग्री के पास होती है, जहां वर्ष भर सदा बर्फीला क्षेत्र होता है, हिम आवरण होता है, हिम चादर होती है, उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जलवायु होगी। कैसी जलवायु होगी? शीत ध्रुवीय जलवायु का प्रकार होगा। यहां साल भर या कह सकते हैं वर्ष भर यहां हिम आवरण होता है। इस जलवायु को ई जलवायु के नाम से जाना जाता है। ध्रुव के पास पाई जाती है। ई जलवायु कहा जाता है जहां तापमान 0 डिग्री से नीचे होते हैं, इसलिए इसको शीत जलवायु कहा जाता है। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहां से इस जलवायु का नाम भी पूछ लिया जाता है और वो नाम याद रखेंगे। इस जलवायु को कहा जाता है हिकिस्टोथर्म। हिकिस्टोथर्म, इस जलवायु को कहा जाता है हिकिस्टोथर्म जलवायु या हेकिस्टोथर्म कह सकते हैं या हिकिस्टोथर्म कह सकते हैं। हिकिस्टोथर्म या हेकिस्टोथर्म, हेकिस्टोथर्म जलवायु, ये नाम थोड़े से याद रखने हैं। हेकिस्टोथर्म जलवायु या हेकिस्टोथर्म जलवायु शीत जलवायु का नाम है जो कि ध्रुवीय जलवायु है। वर्ष भर जहां तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहते हैं, ऐसी जलवायु का क्षेत्र ई प्रकार की जलवायु के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी जलवायु का उपवर्गीकरण भी किया हुआ है और उसको कहा जाता है ईटी जलवायु और ई एफ प्रकार की जलवायु। ईटी जलवायु टेगा तुल्य जलवायु है और ई एफ प्रकार की जलवायु है उसको टुंड्रा तुल्य जलवायु कहा जाता है। वो आगे हम देखेंगे। सबसे पहले जो कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया ए बी सी डी व ई शब्दावली का उसका नामांकन था, वो कहा जाता है ए को उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, बी को कहा जाता है शुष्क जलवायु, सी को कहा जाता है आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, डी को कहा जाता है आर्द्र अल्प जलवायु या आर्द्र अल्प
तापीय जलवायु, जहां सर्दियों में भी सर्दियां कम रहती हैं, लेकिन जब ग्रीष्म काल होता है तब भी गर्मियां कम रहती हैं, अर्थात ताप कम रहता है। तो पहाड़ी क्षेत्र होंगे तो मध्य अक्षांशों में पाई जाने वाली पहाड़ी जलवायु का संबंध किससे होगा? आर्द्र अल्प जलवायु, जिसको हम डी के नाम से जानते हैं। और ई का संबंध किससे होगा? दूरों पर पाई जाने वाली ठंडी जलवायु से होगा, जिसका तापमान वर्ष भर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से निम्न या नीचे पाया जाता है। अब आगे हम बात करें तो कोपेन ने अपना जो जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया, इस जलवायु वर्गीकरण के जो आधार या तत्व रखे वो थे तापमान व वर्षा आधारित। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार माना जाता है तो वनस्पति को ध्यान में रख करके उसने अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का मूल आधार माना जाता है वनस्पति को, लेकिन निर्धारित करने वाले तत्व माने जाते हैं तापमान व वर्षा को। तो इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको भी हम नोटेट करते हैं। कोपेन का या कोपेन की जलवायु का मुख्य आधार है, मुख्य आधार है। तो ये मुख्य आधार क्या है? यह है मुख्य आधार वनस्पति। वनस्पति को आधार माना गया है। वनस्पति किसी भी स्थान पर प्रत्यक्ष देख पाते हैं, प्रत्यक्ष दिखाई देती है, और प्रत्यक्ष दिखाई देती है तो इस वनस्पति के आधार पर ही कोपेन का जलवायु, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आनुभाविक कहलाता है। आनुभाविक जलवायु कहलाता है या आनुभाविक जलवायु वर्गीकरण कहलाता है। आनुभाविक जलवायु वर्गीकरण आता है। अब अगर हम इसकी बात करें तो कोपेन ने अपने इस जलवायु वर्गीकरण में जो दो तत्व रखे, कोपेन का जलवायु निर्धारक तत्व, तो इसने दो आधार पर रखे, एक था टेम्परेचर या ताप आधारित और एक था वर्षा आधारित। ताप आधारित में हमने देखी कि ताप को सूचित करने वाला ए है, सी है, ए सी डी व ई है। वर्षा आधारित जो तत्व था बी है, अर्थात वर्षा की उपस्थिति को बताता है। कोपेन ने अपना जो जलवायु वर्गीकरण दिया, कोपेन का प्रथम जलवायु वर्गीकरण, कोपेन ने प्रथम बार सन 1900 में जलवायु वर्गीकरण देने का प्रयास किया, जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया, लेकिन ये प्रथम जलवायु वर्गीकरण 1918 में दिया जाता है। तो प्रथम जलवायु वर्गीकरण जो कि 1918 में दिया गया, इसका जो आधार था, यह आधार ही क्या माना जाता है? तापमान व वर्षा को आधार माना जाता है। देखिए मुख्य रूप से किस पर आधारित था? वनस्पति पर आधारित था, इसलिए उसको आनुभाविक कहा जाता है। कौन से तत्वों के आधार पर दिया गया? तो तापमान व वर्षा के आधार पर दिया गया। कोपेन ने अपना जो प्रथम जलवायु वर्गीकरण था 1918 में संशोधित रूप में पेश किया। जब इसमें जो शब्दावली काम में ली गई थी, यह शब्दावली 5 जलवायु वर्गीकरणों के अंतर्गत थी, अर्थात यह शब्दावली ए बी सी डी ई 5 प्रकार की जलवायु बतलाई, 5 प्रकार की जलवायु बताई। अब ये जो 5 प्रकार की जो जलवायु थी, इस 5 प्रकार की जलवायु को उसने विश्व में, हमारे संपूर्ण ग्लोब पर, पृथ्वी पर
व्यक्त भी किया कि किस स्थान पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसको अभी हम ग्लोब पर देखेंगे। तो ये 5 प्रकार के जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसके बाद इसमें कुछ कमियां रही, उस कमी को दूर करने का प्रयास किया कि पूर्णतः ये जलवायु वर्गीकरण है ये सर्वविदित सत्य नहीं है। तो इसमें जो कमियां बताई गई उनमें सुधार किया गया और अंततः ये जो सुधार था ये 1936 में दिया जाता है। याद रखिए, गलती से 1931 भी दिया हुआ हो सकता है, 1936 में पूर्ण आंशिक सुधार के साथ प्रस्तुत किया जाता है। कहा जा सकता है कोपेन का अंतिम जलवायु वर्गीकरण, कोपेन का अंतिम जलवायु वर्गीकरण। तो याद रखना है 1918 और 1936 को। 1936 में पूर्ण रूप से अंतिम जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसके बाद कोपेन ने अपना कोई जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन इनके शिष्य द्वारा कोपेन ही के जलवायु वर्गीकरण को आगे संशोधित रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया, जिसको कहा जाता है कोपेन गिगर-पोल जलवायु वर्गीकरण। तो यहां हम केवल कोपेन तक के बारे में चर्चा करेंगे। कोपेन के अनुसार जो जलवायु वर्गीकरण अंतिम रूप से संशोधित किया जाता है 1936 में किया जाता है, और 1936 के बाद कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आज वर्तमान समय तक की परिस्थितियों के अनुसार संपूर्ण विश्व में सर्वमान्य जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत गिना जाता है या आता है। अब यहां हम देखेंगे ये जो जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, इस जलवायु वर्गीकरण का जो क्षेत्र है साथियों, ग्लोब पर या पृथ्वी पर कहां कहां पाया जाता है, इसकी स्थिति पर चर्चा करते हैं। यह हमारी संपूर्ण ग्लोबीय स्थिति है, और इस संपूर्ण ग्लोबीय स्थिति में हम देखेंगे ये जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ए, बी, सी, डी और ई प्रकार की जलवायु कहां बनती है। तो याद रखिए इस क्षेत्र में बनने वाली जो जलवायु है वो कहां कहां परिलक्षित होती है। ये हम देख चुके हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और इस 0 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इस विषुवत रेखा के आसपास बनने वाली जो जलवायु है इसी को कहा जाता है ए प्रकार की जलवायु, और हमने वहां नाम लिया था उष्णकटिबंध जलवायु। अब यहां उष्णकटिबंध का नाम आते ही अपने जहन में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला स्थान घूम जाना चाहिए। तो यहां जो स्थिति है उत्तर में 23.5 डिग्री, जिसको कहा जाता है कर्क रेखा, दक्षिण में 23.5 डिग्री को कहा जाता है मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में बनने वाली जो जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु होगी? ये जलवायु जो क्षेत्र है ये ए प्रकार की जलवायु का क्षेत्र होगा, अर्थात यहां जो जलवायु बनेगी वो ए प्रकार की होगी। देखिए यहां चाहे वो ये क्षेत्र हो सकता है ए प्रकार की जलवायु का होगा, चाहे ये क्षेत्र हो सकता है ए प्रकार की जलवायु का होगा, चाहे हम बात करें तो विषुवत रेखा का समान क्षेत्र होगा ए प्रकार की जलवायु का होगा। तो यहां बनने वाली जो जलवायु है इसको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय जलवायु। एक का नाम आते ही उष्णकटिबंध अपने जहन में उतर जाना चाहिए कि एक का संबंध कर्क और मकर के मध्य पाया जाता है। तो कटिबंध कौन सा होगा? उष्णकटिबंध होगा। तो ए शब्दावली का अर्थ भी क्या निकलता है? उष्णकटिबंध का संबंध निकलता है। आगे हम देखें तो हमारी दूसरी जलवायु है वो बनती है मध्य अक्षांशों में, अर्थात मध्य अक्षांशों का संबंध आते ही पुनः हमारे माइंड में एक चीज आती है कि ये कटिबंध था, इस कटिबंध को कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध, और वहां हमने देखा था सी का संबंध शीतोष्ण कटिबंध से था। तो शीतोष्ण कटिबंध ये जलवायु कहां तक पाई जाती है? कर्क रेखा से उत्तर में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, कर्क रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक इसका विस्तार पाया जाता है। साथियों ये जो जलवायु है, ये जलवायु का जो विस्तार है ये कुछ इस प्रकार से इन अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। ये क्षेत्र होंगे यहां पाया जाएगा। अब यहां ऊपर वाली लाइन में मैं थोड़ा सा कुछ कम लाइनों के साथ ही आपको बता रहा हूं, यहां से ध्यान देंगे। इस क्षेत्र में पाए जाने वाली जलवायु का प्रकार होगा कैसा होगा? सी प्रकार की जलवायु होगी। यहां भी सी प्रकार की जलवायु होगी, इस क्षेत्र में भी सी प्रकार की जलवायु होगी। मध्य अक्षांशों का तात्पर्य है शीतोष्ण कटिबंध है। शीतोष्ण कटिबंध में पाई जाने वाली जलवायु है ये सी का इंडिकेट रखती है, सी को सूचित करती है, सी को व्यक्त करती है। अब आगे हम देखें कि मध्य अक्षांशीय जलवायु है तो इसका डी के साथ क्या संबंध पाया जाता है या अन्य जलवायु के साथ कैसा संबंध पाया जाता है? यहां हम देखेंगे डी प्रकार की जलवायु है। अब देखिए डी प्रकार की जलवायु है, वो डी प्रकार की जलवायु यहां मिल सकती है, इसी मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में मिलेगी। तो सी और डी में अंतर क्या है? हमने देखा था अल्पतापीय जलवायु, अल्पताप यानी ग्रीष्म काल में भी गर्मियां कम रहती हो
और ये स्थिति हम देख चुके कि वह भाग जो धरातल से सामान्यतः ऊंचाई की ओर उठते हैं तो गर्मियां कम होती चली जाती हैं। तो मध्य अक्षांशों में पाए जाने वाले वे भाग जो कि पहाड़ी क्षेत्र के रूप में होते हैं, या यहां हम इस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति को देखें तो पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार की जलवायु का विकास होता है। मध्य अक्षांशीय होते हैं, लेकिन पहाड़ी भाग जो होते हैं ये मध्य अक्षांशीय जलवायु के डी भाग को संकेतित करते हैं, डी भाग को सूचित करते हैं। अर्थात यहां मध्य अक्षांशों में पाई जाने वाली इस जलवायु को, जो पर्वतीय जलवायु है, इसको डी के नाम से जाना जाता है। अर्थात ये जलवायु डी कहलाती है, मध्य अक्षांशीय जलवायु। सॉरी, यहां हमने थोड़ा सा गलती से उष्ण कटिबंध में डाल दिया है, थोड़ा सा एक बार के लिए संशोधित कर लें। ये देखिए, यहां हमारी जो स्थिति है ये मध्य अक्षांशों की बात कर रहे थे। देखिए मध्य अक्षांश ये है हमारे दोनों, और इनमें ये जो स्थिति है ये पर्वतीय भागों की है। बिल्कुल थोड़ा सा वापस देख लेना, हमने मध्य अक्षांशों की बात की है, ये है उष्ण अक्षांश। उष्ण अक्षांश है अर्थात गर्मी ज्यादा है, उष्ण कटिबंध है। तो इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जलवायु का प्रकार एक ही होगा, जो कि आर्द्र जलवायु के रूप में होगी। लेकिन यहां पाई जाने वाली मैदानों की जलवायु होगी वो सी प्रकार की जलवायु होगी। तो पहाड़ी क्षेत्र पर पाई जाने वाली जलवायु कैसी होगी, वो होगी डी प्रकार की जलवायु। तो यहां बनेगी इन पहाड़ी क्षेत्रों पर बनने वाली जलवायु, इस क्षेत्र में बनने वाली जलवायु जो कि सामान्यतः अल्प उष्मायुक्त होती है, इस जलवायु को कहा जाता है डी प्रकार की जलवायु। तो सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी जलवायु जहां वर्ष भर आर्द्रता तो रहती है लेकिन वहां तापमान भी कम रहते हैं, तो ऐसी जलवायु जो मध्य अक्षांशों के साथ जुड़ी हुई है, डी प्रकार की जलवायु का संबंध है। साथियों, अगर ये तथ्य आपको ध्यान आ रहा है तो अपने पूर्वी भारत की जो पहाड़ियां हैं उन क्षेत्रों में ये डी प्रकार की ही जलवायु पाई जाती है, जिसके नाम के साथ डीएफ से जुड़ा हुआ है। तो डी का संबंध मध्य अक्षांशों में है। तो जहन में आपके आया होगा कि भारत का उत्तरतम जो अक्षांश होता है वो 37 डिग्री और 6 मिनट तक होता है। तो 37 डिग्री अगर 6 मिनट की बात करें तो निश्चित रूप से ही मध्य अक्षांशों में आते हैं। पूर्वी हिमालय वाले क्षेत्र की बात करें तो निश्चित रूप से वो 30 डिग्री के आसपास पाया जाता है। तो मध्य अक्षांशों में पाए जाने वाली इस जलवायु का विस्तार है, अर्थात कर्क रेखा से उत्तर में और 66.5 डिग्री से दक्षिण में इसका विस्तार पाया जाता है। अब अपने पास में बचती है एक और जलवायु, इस जलवायु को कहा जाता है ई प्रकार की जलवायु। ई प्रकार की जलवायु के लिए हमने नाम लिया था शीत जलवायु या शीत ध्रुवीय जलवायु, जहां वर्ष भर तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहते हैं या हिम आवरण पाया जाता है। साल भर तापमान 0 या 0 से नीचे पाए जाते हैं। ऐसी जलवायु ध्रुवीय जलवायु कहलाती है। तो ध्रुवीय जलवायु हमेशा हमेशा शीत होती है, ठंडी होती है। तो कटिबंध कौन सा होगा, शीत कटिबंध होगा। तो देखिए संपूर्ण पृथ्वी के कटिबंधों के आधार पर 3 प्रकार की जलवायु क्षेत्र बन रहे हैं। एक उष्ण कटिबंध के आधार पर उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंध के आधार पर शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंध के आधार पर शीत कटिबंधीय। यहां हमने सी के साथ जब ध्यान लगाया था या सी को देखा था तो वहां हमारा कटिबंध का नाम आया था शीतोष्ण कटिबंध। तो ये संपूर्ण पृथ्वी पर 3 कटिबंध है और 3 कटिबंधों में पाई जाने वाली संपूर्ण 5 प्रकार की जलवायु है। अब आपको ध्यान आया होगा कि सर एक जलवायु तो बी तो आई नहीं, तो बी का संबंध हमने देखा था कि वर्षा की मात्रा से, तापमान से नहीं है। इन कटिबंधों की जो उपस्थिति है तापमान के आधार पर है, तो वो बी का जो संबंध है वर्षा की न्यूनता से होगा। वर्षा की न्यूनता होगी तो वो क्षेत्र ए में भी बन सकता है, बी में भी बन सकता है, सी में बी बन सकता है, बी तो स्वयं होती है, सी और डी में भी बन सकता है। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा बनती है वो बी का क्षेत्र होता है। और ऐसे क्षेत्र बी में, सी में हो सकते हैं, डी में हो सकते हैं, ए में हो सकते हैं, किसी भी स्थान पर बन सकती है। तो हम यहां विशेष रूप में लिख सकते हैं कि बी जलवायु कम वर्षा क्षेत्र में बनती है। तो इसका कटिबंध के साथ कोई संबंध नहीं है। सामान्यतः हम देखते हैं कि विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं उन मरुस्थलों की जो जलवायु है
वो बी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो अधिकांश मरुस्थल का विस्तार महाद्वीपों के लगभग पश्चिमी भागों में है। तो वहां जो स्थिति है, एक स्थान पर हम देखते हैं कि उष्ण कटिबंध में भी मरुस्थल है, शीतोष्ण कटिबंध में भी मरुस्थल है, लेकिन जलवायु बी प्रकार की है। तो साथियों यहां से यह बात स्पष्ट होती है कि बी जलवायु का क्षेत्र कटिबंध से न होकर के वर्षा से होता है, बाकी ए, सी, डी और ई का संबंध कटिबंधों के साथ पाई जाने वाली जलवायु से होता है। यहां तक मैं अपेक्षा रखता हूं कि आपके समझ में आया होगा। आगे की हमारी जो विश्व की जलवायु की विस्तार के साथ और जो चर्चा बची है, विश्व के जलवायु प्रदेश बचे हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे हमारी अगली क्लास के साथ। यहां तक निश्चित रूप से आप इसको एक बार रिपीट करके भी देखेंगे, समझ में आया होगा। इस क्लास से मैं लेता हूं विदा, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।